मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर हंसी थी, सांसों में आहें, दिल में बेबसी थी। उसने पहले नहीं बताया कि सीने में जलन नहीं थी। उसने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली जो फंसी पेंटोसिड लिया था सुबह। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला, इस वाक्य की उत्सुकता कमाल है। कितनी उर्वर संभावना है। इसके बाद का अनुभव कुछ भी हो सकता है। दरवाजे का खुलना आपको आश्चर्य से, सदमे से, हास से और कभी कभी विलास से भर सकता है। अगर आपने जीवन में दरवाज़ा खोला है तो आप जानते होंगे, दरवाज़ा शातिर है, शरीफ भी। उसे मालूम है कि बाहर कौन है और अंदर कौन, बाहर होकर भी कौन अंदर है और अंदर होकर भी कौन बाहर है। दरवाज़ा यथावत है, जहाँ हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में वहाँ भी, और दरवाज़ा खोलने वाले समुद्र से साहसी और सूर्य से तेजस्वी लोगों को प्रणाम के साथ शुरू कर रहे हैं 119वां अध्याय 3 ताल का, ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो जय हो, जय हो। 119वां हो गया बात आई। जी। दरवाजे की एक बात इसमें जो शब्द के हिसाब से समझाने वाली है। दरवाजे के दो हिस्से हैं, एक दरवाजा और दूसरा उस दरवाजे में लगी हुई किवाड़। किवाड़ हमेशा रोधक है, दरवाजा हमेशा मतलब वो विनीत वाले में है, विनम्र है। हाँ, वो अपेक्षा रखता है। किवाड़ में अड़ा का फर्क। दरवाजा बुलाता है, किवाड़ रोकती छुपाता है। दरवाजा वो चौखट है जिसमें किवाड़ जड़ी हुई होती है कब्जे से। तो ये फर्क है पहला। तो दूसरा क्या है कि किवाड़ सबसे छद्दरी चीज है, क्योंकि किवाड़ के बारे में मेरा मानना ये है कि किवाड़ जो है वो हर साजिश में शामिल चीज का नाम है। अच्छा, ऐसे कैसे? क्योंकि आप घर का किवाड़ जब बंद करके गए हैं तो आपने तय किया है कि दूसरे को देखने नहीं देंगे अंदर, और किवाड़ आपके साथ शामिल है कि एकदम नहीं देखने देंगे, सत्ता एकदम पक्ष। डटे रहेंगे, हम सख्त हैं, हम खुलेंगे नहीं। वो धकियाने की कोशिश करेगा लेकिन ना, हम लोहे से अपने हाथों को बांधे रखेंगे। उसके कब्जे जो हैं लोहे के, उसके हाथ जो हैं वो लोहे के हैं, और उसने अपने आप को रोक रखा है। किवाड़ को पता है, कब्जे में भी रुका रहता है, कब्जे में भी रुका रहता है। किवाड़ वो शातिर चीज है जिससे पता है कि अंदर निहायत निकृष्ट, घिनाष्टिक, अनैतिक, असंस्कारी, असामाजिक और विकृत कार्य हो रहा हो, तब भी किवाड़ किसी से कुछ बताता नहीं है। वो चीजों को छुपाए रखता है। किसी को बलात् ही किवाड़ को खोलना पड़ता है, तब चीजें सामने आती हैं। पता कि नहीं क्यों लग रहा है कि आप अब कुश्ती संघ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो दरवाजा खोल दिया तेजस्वी सूर्या ने, मतलब इस पे इतना हंगामा क्यों? मतलब कोई चोरी नहीं किया, डाका नहीं किया, दरवाजा ही तो खोला। देखो यार, आप मजे ले रहे हो, मैं मजे नहीं लेना चाहता। मैं बेहद गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि एयरलाइन में बेवकूफ़ ही दरवाजा खोल सकता है। इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी में खोला जाना चाहिए, ये बात सही है। और पर कोई क्यों खोलेगा? कोई मूर्ख आदमी तो है नहीं। उनका कहना है कि हल्के से हाथ लगाया तो खुल गया, तो जवाब एयरलाइन को देना चाहिए कि इमरजेंसी दरवाजे अगर हल्के से हाथ लगाने पर खुल जाते हैं तो संकट है। लेकिन उससे भी बड़ा संकट मेरे मिजाज दिमाग में ये है कि मैं जितनी बार चढ़ता हूँ, मुझे बहुत तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये वाले को फुलाना है, पानी में गिरेंगे तो अपना लगाओ फिर दूसरे को लगाओ। दो तरफ आपके इमरजेंसी द्वार है। मैं चूंकि पैर लंबे होने के कारण मैं कोशिश करता हूं कि मुझे वो वाली सीट मिल जाए। उसमें बैकरेस्ट जो है वो मुड़ पीछे नहीं जाता, पर उसमें थोड़ा लेग स्पेस मिल जाता है, लेग रूम होता है उसमें। मैं प्रेफर करता हूं वो सीट, और जब भी वो सीट प्रेफर करता हूं, मेरे पास 2 महिलाएं आकर मुझे बार बार ये पूछती है कि आपने समझ लिया सब कुछ? पूरा जोर उनका होता है। भाई साहब, एक बात बताओ, किसी बंदे को आपने पूरी ट्रेनिंग दे दी कि स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, ये ब्रेक है, ये, लेकिन चलाने नहीं दिया। मैं कैसे मानूं कि आपने जो बताया वो सही है, होता है? आज आपने पढ़ा नदी में कैसे तैरें, सीख गए हो ना। ठीक है, तो अगर तेजस्वी सूर्या ने उसको टेस्ट करने के लिए खोला तो भी सही है, क्योंकि करने से होता है।
आपने बता दिया, मैंने सुना, आधे लोग तो सुन नहीं रहे होते। सही। ताऊ लेकिन कई बार करना जो है भारी पड़ता है। जैसे मैं एक पुरानी कहानी जो 3 ताल में सुना चुका हूँ अपने बचपने की, कि हमारे घर में एक सेवक महोदय थे, उनका नाम था सियाराम, जिन्होंने हमको बचपन में हमारे जन्म के बाद गोद में खिलाया पाला। उनकी जिम्मेदारी यही थी कि रोवे ना, लड़का के संभाले रहो। तो सियाराम का यही हुआ, सियाराम ने लगाई कटिया और बल्ब जला नहीं। तो सियाराम ने कहा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तार को छू के देख लेते हैं। संकट कुछ बल्ब में था, लाइन में नहीं था। सियाराम चपक गए और जय सियाराम हो गए ना। तो लोग उसके बाद में सिया को एडिट करके बाहर कर दिया गया और केवल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते रहे। ये जो टेस्टिंग होती है कई बार बड़ी भारी पड़ जाती है। जैसे मिसाइल की ट्रेनिंग दी जाती है सेना में, तो बहुत सारे लोगों को उस मिसाइल की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उन सबको ये मौका नहीं मिलता कि हम पृथ्वी छोड़े के देखा। मुझे सबसे रिस्की वो लगता है हैंड ग्रेनेड। परमाणु बम भारत के पास 500-600 तो हैं, इतने तो होबे करेंगे। नहीं इतना दिन से बना रहे हैं। 150 के करीब। 110-120 टाइम। हमारे Official पास figure पाव आधा पाव वाले नहीं है जो पाकिस्तान के पास। अच्छा, अरे वो तो 300 उनके वो उनका कुदरे का भी काम है। फुटकर विक्रेता भी है वो। तो अब यही है कि अब हम लोग ये सोचे कि नहीं, बम तो इतने बदी गए हैं, टेस्ट करा जाए। अरे भैया, एक बार परीक्षण कर लिया गया अंदर और वो बम नहीं था। परमाणु परीक्षण, परमाणु बम परीक्षण नहीं था। परमाणु बम परीक्षण कभी होगा। अब मतलब अब ये सिद्धांत चले ना, अच्छा है कि ये महोदय जो हैं ये उस डिवीजन में नहीं है जो न्यूक्लियर वेपन्स पर तेजस्वी आदमी है। जमीन पे खोला, अभी फ्लाइट उड़ी नहीं थी। एमपी लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर इस तरह का घमंड होता है कि वो ऊपर भी खोल दें। लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने देखा कि अभी टैक्सी कर रही है, अभी खोल के देख लेता हूँ कि अगर कभी आवश्यकता पड़ी यहाँ से कूदने की तो क्या मैं कूद सकता हूँ। नेपाल का पैनिक भी रहा होगा। हाँ। अच्छा, ये इस तरह का कोई वाकया ऐसे याद है जो हिंदू ही राष्ट्र में मैंने कुछ चीजें अगर हो रही हों तो कई सारे लोग उद्वेलित हो जाते हैं। अब ऐसे है नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं। हाँ, तो वो जो ही मैंने वो दरवाजा जेएनयू वाले सब, मैं नेपाल को कह भी नहीं रहा था। जेएनयू वालों ने सेकुलर बनाया ना उनको। जेएनयू के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए 2-3। हाँ, उन्होंने सेकुलर बना दिया उसको। बहुत गलत हुआ है। मतलब जेएनयू का देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। ये जो ही मैंने दरवाजा खोला वाली वित्त जो बात मंत्रालय है, से नेपाल तक। इसमें कोई है आपका अनुभव कि जैसे जो ही मैंने दरवाजा खोला और उसके बाद कुछ सरप्राइजिंग है? जैसे मेरा अभी ये अरे बहुत है। मेरा रिसेंट एक है। सारे सरकारी विद्यालयों में, कई बार संघ के वर्ग में, कई बार रेल में यात्राएं करते हुए हमने जो ही दरवाजा खोला पाया कि कोई तो बैठा है। हम कहाँ जाए? सॉरी, हम बोल रहे हैं, जो कि अगले को बोलना चाहिए, कुंडी क्यों नहीं लगाई? मेरे यहाँ आया, मैंने दरवाज़ा खुला तो बोलते हैं कि हम लोग ये सोसाइटी का स्विमिंग पूल बंद पड़ा है बहुत टाइम से, तो उसके लिए आपकी हेल्प लेने आए हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने उनको 1 गिलास पानी दे दिया। तो मैंने कहा क्लोरीन डाल लेना अपनी तरफ से। वैसे गुलजार ने भी दरवाज़ा खोला था, आपको याद है? सुबह सुबह ख्वाब की सरहद पर, वो ख्वाब की सरहद पर खोलते हैं ना, ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा दस्तक खोला, पर। हाँ, देखा सरहद के पार उस से पार से कुछ मेहमान आए हैं। हाँ। आंखों से मायूस थे सारे चेहरे, सारे सुने सुनाए, पाँव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। पसंद तो है आपको गुलजार। गरियाने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक दरवाजा, इस देश की समस्या यही है कि लोग गरियाना चाहते हैं बिना पढ़े। पढ़ो फिर पेल के गरियाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दरवाजा क्रूज का भी खुला है। देश में नदी यात्रा के हिसाब से नदियों पे चलने वाला सबसे लंबा क्रूज, कुछ 2400 के करीब किलोमीटर है। हाँ, और 53 दिन, 52-53 हाँ, और वो तो कितने 12.5 लाख 7 रुपए राज्यों से होकर के वो गुजरेगा। तू किसी रेल से गुजरती। हाँ, तो उस पे भी 20 लाख समझिए, 20 लाख। हाँ, तो उस पे लेकिन एक है कि मतलब उसका नाम गंगा विलास रखा गया है। तो आमतौर पे क्रूज़ में थोड़ा सा लग्जरी की सुविधा रहती है। शुरू में गफलत हुई इस तरह की कि यहाँ पर सर्व करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो जब लोगों ने कहा कि सर्व करेंगे और क्रूज़ बिहार के वाटर्स में जब एंट्री ले लेगा तो क्या सर्व नहीं करेंगे तो लोग केवल सर्वे करेंगे उस पे। नहीं तो क्या हाथ से ग्लास छीन लेंगे क्या बिहार के वाटर्स में? तो इस तरह की सवाल उठने लगे। तब फिर उन्होंने कहा डायरेक्टर बिहार में साहब थोड़ी ने, है, गंगा में है वो। अरे तो गंगा बिहार में ही है ना वो। गंगा बिहार में तो गंगा जाने, गंगा पी रहे हो तो गंगा जवाब देंगी।
नहीं, वैसे वो बाद हम में गंगा में पी रहे हैं। बाद में उनके डायरेक्टर साहब ने कहा कि वहाँ पे नहीं सर्व करेंगे। देखिए, बात कही जाती है लॉ ऑफ द लैंड, वेजिटेरियन फूड सर्व कर दे रहे आर इन हाँ। वाटर। हैं, वेजिटेरियन फूड सर्व कर रहे हैं और कोई रस रंजन नहीं कर हाँ। रहे हैं। 20 कॉकटेल लाख भी नहीं। रुपए सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं कि आप हमारे गरीब देश में पधारो और गरीब की तरह क्रूज करो, दान करो। क्योंकि वो बनारस से, जहां से भारत बिखर सा जाता है ना, वहां से शुरू होता है वो, और वो पूरा बिखरन करते हुए बांग्लादेश होते हुए आसाम अरे जाता है। ताऊ, वहीं से पानी है नहीं, क्रूज वे के पहले चलो नहीं सकते, कानपुर में क्रूज चलाएंगे। ऊपर आधा क्रूज रह गया पुल में शुक्लागंज वाले, और आधा रेत में। उनको ये दिखाना है स्विट्जरलैंड टाइप के लोगों को जो बहुत अमीर हैं नाज़ियों के पैसे पर, उनको ये दिखाना है कि आप देखो किस तरह का हमारा देश है, हमारी इतनी चौड़ी नदी है, उसको हमने कचड़ा बना के रखा है, और अगर नाव कहीं फंस गई तो वहीं पे आपको ज़मीन का दर्शन करवा देंगे। और नाव फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है गंगा में। अभी तो थोड़ा पानी है, धीरे धीरे बजड़ा फंस जाता है। क्रूज से तो पोल्यूशन भी तो बढ़ेगा। बजड़ा, यहाँ से मिर्जापुर लोग बनारस से कभी कभी जाते हैं बजड़ा लेकर के, बड़का वाला बजड़ा, इसमें कि सिंगल स्टोरी कमरा है जिसमें रहता है, छत वाली नाव। हाउस बोट। हाँ, वह फंस जात। थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है और असरंजित चालक है, ले गया, रेता में फंस गया। अच्छे मने उतर के और धोती को घुटने के ऊपर तक चढ़ा करके पीछे अतिरिक्त गद्दी बना करके धक्का लगा रहे हैं उसमें। वैसे आप बिहार के दियारा क्षेत्र में मैं एक्साइटेड हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, है ना? पर मेरी शुभकामनाएं, ऐसे नदी में अगर टूरिज्म होने अनुराग लगे, कश्यप को भी कैमरा लगा देना चाहिए एकदम, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का, पायरेट्स ऑफ दियारा वाला शूटिंग शुरू हो जाएगा एकदम। कि मतलब 20-25 लाख रुपए दे के आदमी अगर हमारी नदियों को देखने आ रहा है तो अच्छी बात है। और ऐसे गंगा विलास जैसी बहुत सारी अगर क्रूजेस चल पड़े इस देश में, तो हो सकता है नदियों को जिंदा रखने का एक बहाना, कॉमर्स जो कि एक बहुत बड़ा बहाना होता है, वो मिल जाए। वैसे आपने तो बाबा देसी क्रूज, मतलब क्रूज नहीं पर देसी वाला क्रूज तो किया ही होगा, बहुत यात्राएं। हाँ, यात्राएं हम लोगों ने की है। हम लोग नाव की लंबी यात्राएं कोई की हैं ऐसे? नाव की लंबी यात्राएं भी की है, मतलब 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की यात्राएं की हैं नाव में। तो और वही नहीं, मतलब सबसे रोचक यात्रा जो है वो गंगा सागर की यात्रा है, जिसमें बड़े स्टीमर और लॉन्चर जैसे बड़ी बोट, जिसमें कि 100 लोग, 150 लोग एक बार में बैठा ट्रक, करके, बस, कार, थोड़े वो मोटरसाइकिल भी आ भी। जाते हैं। हाँ। और वो लंबी यात्राएं हैं, मतलब गंगा सागर तक जाना जो है वो मतलब 2 घंटे आप उसमें बैठे हुए हैं, उस तरह की यात्रा है। कोच्चि में भी क्रूज चलता है वैसा, म्यूनिसिपल जो उनकी कॉरपोरेशन है वो चलाती है, इंटरसिटी टाइप, मतलब एक जगह से दूसरी एक से, जगह। हाँ, हाँ। और आपका छोटी यात्रा का है लेकिन। एलिफेंटा और कोरलाई वगैरह का जो कनेक्ट है, मतलब एलिफेंटा से भी 2 माइल और आगे जो है ये वाइट सैंड बीच अकेला है, ब्लैक स्टोन फोर्ट के साथ में वाइट सैंड बीच है। तमाम मराठी फिल्मों की शूटिंग वहाँ चल रही होती है। मुरुद जजीरा। तो वहाँ पे वो सब क्रूज पे ही है सारा का सारा, मतलब क्रूज क्या, मतलब बड़े स्टीमर क्रूज टाइप नहीं, के, हाँ, हाँ, बड़े- स्टीमर बड़े- लॉन्चर टाइप की चीजें हैं। मुंबई से अलीबाग टाइप का जो है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल दी बॉग। केरला का जो बैक वाटर्स है वो भी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, उसमें भी चलते हैं उसमें ये। हाउस बोट है, हाँ, उस बोट है उसमें। हाँ। और वो सुंदर है। हाँ, तो आज ऐसे है अपन कि उसमें पानी गंधाता है। केरल की हाउस बोट और डल झील की जो होम वो बोट हाउस है, थोड़े से ओवररेटेड है, क्योंकि पहले दिन बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आप 3 दिन 4 दिन का स्टे का कार्यक्रम बना रहे अपनी टट्टी में तैरते हुए नचेरवा में, मेरा डल का बोट ऐसा ही लगा मुझे। काफी डल है। ठीक है, तो आज किन किन विषयों पे अपन बात करने वाले हैं मैं बताता हूँ कि एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्णाहुति के अपने करीब है, वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है, और यात्रा के दौरान राहुल जैसे चले हैं और जैसे बोले हैं, क्या उससे कोई मिथक टूटा है? और जो हम लोग पिछली बार भी एक बार बात कर रहे थे, कांग्रेस जो कहानी तलाश रही थी, क्या उसका कोई सिरा मिल पाया? क्योंकि अब यात्रा ख़त्म होने वाली है, और ऐसा तो नहीं कि यात्रा के बाद सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। इस पे बात करनी है, और उसके बाद भारतीय समाज में भोजन की हायरार्की पे बात करनी है। कौन क्या खाता है, क्या ये इस पर निर्भर है कि वो समाज व्यवस्था के किस पायदान पर बैठा है?
प्योर वेज है ना, प्योर वेज जो ये कहना किसी भी दुकान को, किसी चीज़ को, क्या ये कहना है कि जो वेजिटेरियन नहीं है वो अशुद्ध है या अपवित्र है? एक वायरल ट्वीट से ये बहस शुरू हुई है सोशल मीडिया पर, तो इसे विस्तार देंगे। और बिजार खबर में एक आदमी ने 100% शुद्ध गाय के देसी घी से बना। हाँ, अब इसमें समझ नहीं आता कि घी शुद्ध है कि गाय शुद्ध है। बड़ा संकट है ताऊ, तो बच्चों को काट कर हिंदी फल का खिलाएं। सत्यानाश हो गया है एकदम। तो बिजार खबर में एक आदमी ने दिल्ली के एक 5 सितारा होटल को चूना लगाया। उसने बड़ा कर्रा। यूएई का शाही परिवार का आदमी बता करके खुद को होटल में महीनों तक रहा और फिर एक अदा से वहाँ से चंपत राय हो गया। आखिर में प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियाँ हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक। आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप ताऊ बाबा और सरदार के साथ। जीवन अगर एक यात्रा है तो कहना राहुल गांधी का कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफ़र है, और वो 7 सितंबर से वो शुरू हुआ और अब वो अपने आखिरी पड़ाव पे है। जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, तानी बहुत सारे, कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और बहुत सारे राज्यों से होकर के पहुंचे हैं। 30 जनवरी का उसका ऑफिशियल समापन है और आज की तारीख में अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं करीब 130 दिन, उनको 130-32 दिन हो गए हैं चलते हुए, और 20 से 25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज वो रोज़ चल रहे हैं। इसमें ना इसके हासिल और उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक रैप पिछले दिनों इसका वायरल हुआ। एक छत्तीसगढ़ की अनम मलिक, मिले कदम जुड़े वतन जारी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। सुना आपने? काफ़ी बहर में है वो। हाँ, मैंने सुना। हाँ। बहर से बाहर है। हाँ, वही। बहर से खारिज। तो वो एक तो वो मतलब वो अगर आपने नहीं देखा है बाबा, आप देखिए वो रैप। देखा, ठीक है। हाँ, तो वो उससे नुकसान जो है ना, वो ढिंचिक पूजा के करियर को होगा। हाँ, जिस दिन ये आया था रैप, उस दिन ढिंचक पूजा ट्रेंड कर रही थी कि एक और मिली हैं। वो अकेली नहीं रही अब। हाँ, लेकिन एक बात जो ताऊ आपने कही थी कि क्रेडिबल स्टोरी टू टेल, ये नहीं है अभी भी। ऐसा पता नहीं है कि राहुल गांधी के पास है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। मतलब इसको वो घोर राजनीतिक नहीं कहते रहे हैं, वो एक मोहब्बत नफ़रतों की दुकान में नफ़रतों, ये एक हाँ राजनीतिक स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही है, उसका कुछ इलेक्टोरल वो नहीं है, और वो कहीं पर भी जाकर इलेक्टोरल क्योंकि कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए कहना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं तो उसमें ये था कि कोई ऑल्टरनेटिव विजन उनके पास नहीं है, ये बात आ रही थी बार बार इसका। और सिर्फ इसका जो मकसद है वो उनका स्वयं का इमेज बिल्डिंग, स्वयं का इमेज सुधार ज़्यादा है। मनोज सीजी हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं ना, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ इशारे मिलते हैं अगर कुछ है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों अपनी यात्रा में जो जो बातें कही हैं उसमें एक बात कही है बच्चों को एक नई इमेजिनेशन देने की। वेग बातें हैं पर जो उन्होंने हाईलाइट किया है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बदला जाए कि वो जॉब दिलवाने की ओर केंद्रित ना हो करके स्किल सिखाने की ओर केंद्रित हो। उन्होंने देश को प्रोडक्शन नेशन बनाने की बात कही, किसानों के लिए एक नई योजना और इकोनॉमिक क्वालिटी की बात की। और तीसरी चीज़ ये कि कांग्रेस शायद ये सोच रही 2024 में अगर जो कांग्रेस की छतरी वो बनाना चाहती है तो वो बाकी पार्टियों के लिए एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दे सकती है, उसमें उसको जहाँ झुकने की भी ज़रूरत होगी झुकेगी। पर इस तरह का उन्होंने लिखा। और क्या अब जब ये अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो क्या ये यात्रा जब अपने समापन की ओर बढ़ रही है, सीट दी जाती है, कैबिनेट में जगह दी जाती है, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क कहीं नहीं दिया था गठबंधन के लिए। ये किसी अल्टरनेटिव कहानी की दिशा में बढ़ने की शुरुआत ऐसा लग रहा है कि अभी भी उस स्तर पे कोई भी कांग्रेस ने प्रगति नहीं की है। अरे मैं शुरू से इस यात्रा का समर्थक रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अच्छा काम है। घूमना चाहिए। एक तो वो चल रहे हैं, दूसरा देश देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। आप हम कटे लोग रहते बात कर चुके ताऊ कि कितना जरूरी है चलना। ये अच्छी चीज़ है। तो मैं इस मामले में इस बात के साथ हूँ कि यार हर नेता को चाहिए कि वो थोड़ा इस तरह का एक्सरसाइज बीच बीच में करें। उससे क्या होता है, आप ना पूरे देश को देखते हो, टुकड़ों टुकड़ों में प्रायोजित कार्यक्रमों से बाहर चले जाते हो। आप खेत आपको दिख ही जाते हैं, गरीबी आपको दिख ही जाती है ना। कोई आके अपना दुखड़ा सुना देता है। पर चूंकि वो राजनीतिक नेता है और कांग्रेस पार्टी का चीफ वो किसी को भी बना दें वही माने जाएंगे। मुझे इस बात से थोड़ी सी आपत्ति है कि इसमें बहुत सारे राजनीतिक विषयों को उठाया उन्होंने, ये कहते हुए कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, और फिर सलाहकारों से पीड़ित वो इसमें भी दिख रहे हैं।
लोग अभी भी उनके पास सही नहीं है। हाँ, सलाहकारों से पीड़ित है। मैं वो बहुत, उसमें दिक्कत क्या है कि आप ऐसे कुछ बातें बोल जाते हैं ना जो आपको सलाहकार उस समय बता देते हैं कि सर ये है, ऐसे बोल दीजिए, वो आप ये जनता के पचती नहीं है। हम्म, तो आप ना अपना ही अच्छा किया हुआ काम अंडू कर देते हैं। वो एक चक्कर मुझे दिख रहा है। राहुल का काफी हिस्ट्री है अंडू करने का। तो ये इस बात का मुझे दुख है कि बीच बीच में और गैर जरूरी बातें उन्होंने की, पर ये यात्रा कांग्रेस के लिए जो हम कहते थे कि कहानी होनी चाहिए राहुल की अपनी, वो राहुल की अपनी कहानी है कि मैं इस देश में, चंद्रशेखर भी चले थे, बहुत सारे लोग चले हैं, किसी ने कोई रथ पे गया, कोई कहीं गया। अभी भी लोग रोड शो करते हैं ना, पर वो कहीं जाता नहीं है, वो जिम जैसा है। वो शो होता है बस। हाँ, कि आप 75 किलोमीटर दौड़े पर जिम के अंदर ही थे। ये रोड वाला ट्रिप अच्छा कोई है। नहीं कर रहा है, रोड शो कर रहे हैं। हाँ, ये वाला अच्छा है कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। इसमें एक This is- चीज़ बाबा जोड़ के फिर कि जैसे एक समस्या राहुल गांधी की कथन की भी है कि जैसे वो कभी कोई बात कहनी शुरू करते हैं, अक्सर ये समस्या उनके साथ आती है कि शुरू कहीं से करते हैं और वाक्य के आखिरी हिस्से में कहीं और पहुंच जाते हैं। एक्सप्रेशन की समस्या। क्या इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो बयान दिए, जो ऐसा तो लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या वो उसको सही तरह से कह पाए या उसमें कुछ सुधार दिखता है क्या आपको एक्सप्रेशन के स्तर पे? कई चीजें वो कह पाए। उनको बाबा की संकट- जरूरत है क्योंकि वो बाबा जैसा बयान दे रहे हैं, अपने बाबा जैसे नहीं। जो दूसरे बाबा होते हैं ना, जो दार्शनिक होने का हाँ, प्रयास हाँ, कर रहे हाँ, होते हाँ। हैं, ये वाली वैष्णव और बात जो है शाक्त ना, एकदम, हाँ, हाँ। ये भी बाबा है और वो राहुल बाबा है, पर ये भी बाबा है, ये भी बातें दार्शनिक कर सकते हैं, पर वो दार्शनिक बातें लोगों के मूड मगज में घुसनी चाहिए। हाँ, यहाँ तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे दार्शनिकों के मगज में नहीं घुस रही बात। ये वाली दार्शनिक जो उनकी क्षमता है, वो इस बार बहुत बुरी तरह से दिख रही है। वो बात गलत है, वो बाबा बताएंगे। कई बार क्या होता है कि आदमी चाहता है कि वो कटहल काटे, तो दो तरह के लोग कटहल काटते हैं। कुछ लोग हाथ में तेल लगा के कटहल काटते हैं, कुछ लोग कटहल पे तेल लगा के कटहल काटते हैं। कटहल पे तेल लगा के कटहल काटने वाला कभी कटहल नहीं काट पाता है। हाथ पे तेल लगा के काटने वाला कटहल काट लेता है। राहुल गांधी के पास विचार पर्याप्त हैं। राहुल गांधी के चेहरे को देखने पे जो पहली, अगर आप उनकी फेस रीडिंग करें, जो मेरा व्यक्तिगत असेसमेंट है उनको लेकर के, वो ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ कहना चाहता है। ना केवल भरे हुए व्यक्ति हैं, बल्कि दूसरा भाव उनके चेहरे में ये भी है कि वो लगातार बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और एक व्याकुल बच्चे की तरह, जो 7-8 साल का है या 12-13-14 साल का है, उस व्याकुलता के साथ जैसे वो सबको बताना चाहता है कि आज मैंने बम बनाने का तरीका पढ़ा, कैसे बनाते हैं न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, ये मैंने आज अपने चैप्टर में पढ़ा। उसमें कुछ साथ, दादी तुम जानती हो बम कैसे बनाते हैं? उसमें एक अजीब सी बेकली होती है, उसके लिए शब्द है बेकली। वो बताना चाहता है। राहुल गांधी में दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कई चीज़ों को लेके वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो व्याकुलता दिखती है। दूसरा, कई चीज़ें जो उन्होंने सीखी हैं या जान गए हैं, तो वो सबको बताना चाहते हैं कि मैं भी जान गया हूँ। ये दोनों तरह की व्याकुलता है। तो कुल मिला के वो व्याकुल मुखारबिंद के व्यक्ति हैं। जैसे मोदी के चेहरे पे एक परिपक्वता और आश्वस्ति से ज़्यादा ये दिखता है कि मतलब आत्मशलाका वाली जो अवस्था होती है कि मैंने ये अर्जित किया है, आई हैव अर्नड इट, वो वाला एक भाव आता है। आप उनके प्रशंसक हों या उनके विरोधी हों, वो दिखाई देता है। उसमें कभी कभी और भी पुट आते हैं, जिसमें कि वाचालता भी है, जिसमें चतुराई भी है, बहुत सारे और भाव हैं। लेकिन एक भाव ये है, उसी तरह से राहुल का भाव जो है वो व्याकुलता का भाव है। विपक्ष में व्याकुलता का भाव होना बहुत अनुकूल है, अच्छी चीज़ है, आप विपक्ष में हैं। लेकिन कटहल पे तेल मत लगाइए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप तेल कहाँ लगाएंगे। तेल हाथ पे लगाना है, कहाँ पे क्या कहना है, किस बात को कितना कहना है और कहाँ पे ख़त्म कर देना है,
ये इसका बोध राजनीति में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कहता है कि जब बरगद पीपल गिरता है तो धरती हिलती है। ये एक राजनीतिक बयान होता है, इसके मायने बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। इससे समाज में बहुत कुछ हो जाता है। जब कोई कहता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और उसके बाद दूसरी तरफ आदमी कहता है कि जिंदा जत्थे आएंगे मुर्दा जत्थे जाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इन वाक्यों का एक अभिप्राय होता है। राजनीति में आप क्या कहते हैं इसको दो स्तर पे स्पष्ट होना होता है। एक आपके स्वयं के दिमाग में, और दूसरा जिससे आपने कहा है उसके दिमाग में। जो ताऊ इशारा कर रहे थे कि आप बहुत दार्शनिक बातें करके बाबा बन सकते हो, राजनेता नहीं बन सकते हो। क्योंकि नेता बनने की पहली कसौटी ये है कि एक ऐसी कविता लिखो जो सबको समझ में आ जाए, है ना। बाबा बनने की पहली कसौटी है कि किसी को समझ नहीं आए। जैसे बाबा बनने की कैटेगरी में, है ना, ये निराला लिखते हैं, है ना, कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। अब कौन पल्ले पर कहीं यार बला कर रहा लिखी है, एक और शब्द समझ नहीं आवा। हम लोग अभी डोर की बात कर रहे थे। और उसके बाद में जो नेतागिरी वाली भाषा है, जिसको लोगों तक पहुंचाने वाली भाषा है, वो इससे एकदम ना, वो कहता है सैया मोरे लड़का यहाँ मैं क्या करूं। नेताजी तो ये कहते हैं ना कि मैंने उनको प्रणाम करने का काम किया, क्योंकि लोगों को लगे कि कई काम कर रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे। ठीक है, तो 5 साल के बाद वो बता सके कि बहुत सारा काम कर किया है। ये तो काम ही करते रहते हैं हमेशा। इतना स्पष्ट उनको होना पड़ता है ताकि जनता के मन के अंदर जाए। तुम कहती हो जयराम जी की, हम जयराम जी की बात एक ये नहीं है। जो स्टोरी टेलिंग की ताकत है कि आप ये जानते हुए भी कि ये छद्म कहानी है ऐसे बताई जाए। ये बागेश्वर बाम वाला जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो उनका एक वीडियो है, मैं देख रहा था, तो बोले हमारी रावण से बात भाई, फोन पे रावण से हमारी बात हुई, तो हमने उनसे कहा हाँ रावण, तो रावण ने कहा हाँ बागेश्वर वाले बोल रहे का, हमारी बुंदेली में ही होती उनसे बात। और फिर वो बोले कि आवाज़ सरसरा के आ रही थी, तो हमने कहा 10 सरों से एक साथ बोल रहे का। तो सबको पता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन जो उसमें एक बिंब है, एक मेटाफर है, तो वो कम से कम वही राहुल सीखें। दूसरा एक चीज़ जो है, जो जहाँ से आपने शुरू किया कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, तो अंग्रेजी में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आइडियोलॉजिकल फ्रेम, किसानों के लिए कोई किसान खाद, बीज और दाम 3 का लोभी होता है। उसको जो देने लग जाएगा उसके साथ चला जाएगा। किसानों का कोई एजेंडा नहीं होता, किसान का अपना एजेंडा होता है। किसान किसी के एजेंडे पे नहीं चलता है, किसान हमेशा अपने एजेंडे पे चलता है। तो किसान वाली बात यहाँ पे हो गई। गठबंधन कभी भी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में नहीं होता है, ना हुआ है ना हो सकता है। आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे हुए गठबंधनों में समाजवादी पार्टी ने वाम को झिड़की दे करके अमेरिका भारत परमाणु समझौते के पक्ष में मतदान किया था। सबसे अभिन्न मित्र होते थे। उस 2008 की मेरे ख्याल से बात है जब परमाणु समझौता हुआ, उसके पहले की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमको हमेशा सपा और वाम दल एक साथ बैठे दिखाई देते थे। हर मुद्दे पे सपा जो है वो वामपंथियों के साथ में चिपका हुआ एक कंपल्सरी आइटम जैसा था कि जब भी आएगा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों होंगे, नदीम श्रवण दोनों होंगे। वो जोड़ी टूट गई। गठबंधन की कोई मर्यादा, कोई गठबंधन खुद कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। जुगाड़ होता है गठबंधन। उसके लिए जो सही आम प्रचलन का भाषा है ना, बाबा लोगों के लिए शब्द है गठबंधन, आम लोगों के लिए जुगाड़ करके सरकार बना ली। कांग्रेस के बारे में जो आपने सवाल शुरुआत में पूछा कि ये कहाँ पहुँचेगी, यात्रा से क्या मिला, एक तो 30 जनवरी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पुण्य तिथियों पे यात्राओं को पूर्ण काम घोषित नहीं किया जाता है, किसी सकारात्मक दिन पे किया था, लेकिन ठीक है, बापू से उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस कितना भी हाथ पैर मारे या राहुल गांधी कितना भी प्रयास करें, ये अपने प्रयासों से सत्ता में नहीं आने वाले हैं। जिसको ये सत्ता से हटाना चाहते हैं वो जब अपने प्रयासों के कारण सत्ता से हटाए जाएंगे तो लोग इनको सहज ही सत्ता सौंप देंगे। इनको तब तक अपने आप को जियाए रखना है। ये टीम के 12वें खिलाड़ी की तरह
पैड बांध के तैयार रहें, तत्पर रहें। तो इनको ढिबरी में उतने तेल चाहिए जिससे रात कट जाए। सत्ता इनको चाहिए नहीं ना, यही तो बार बार कहते हैं। सत्ता इनको तो जहर के चाहिए समान नहीं। है, बोल सर, चुके हैं। यही वो मोहब्बत की दुकान, एक मोहब्बत, ये मोहल्ला मोहब्बत वाला एक धारावाहिक आता हाँ, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। फिर लोग बोलते हैं मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। दुकान किस लिए लगाई है आपने? मोहब्बत की जन वितरण प्रणाली होनी चाहिए ना आपके पास। मोहब्बत की दुकान है। लगाई यहाँ है आपने। सस्ती दरों पे मोहब्बत मिलती है। वैसे वो चंद्रशेखर का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी एक बार, उनका ये कथन बड़ा मशहूर था ना राजनीति में, उन्होंने कहा था कि मैं बनूंगा तो सीधे प्रधानमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी भी अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। कि वो जब कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को छोड़ करके बाकी पदों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ही बनना है उनको सीधे। नहीं, वो उनको बनना नहीं भी होगा तो वो बना दिए जाएंगे। योग्यता तो उनको जन्म से मिली है। वो सवाल वो नहीं बनाने है। वालों में है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि दो तरह के मैसेज इस यात्रा से नहीं जाने थे। कहानी बहुत अच्छी है, अभी भी है। बाय द वे, यात्रा सफल रही है, मैं मानता हूँ कि बहुत यात्रा पूरी सफल तरह रही से है। सफल है। कांग्रेस के किए गए कामों की तुलना में रिसेंटली ये यात्रा बहुत सफल रही पिछले है। 8 साल में ताऊ इसलिए मैं एक ही कहता काम हूं तो हुआ है कि ये यात्रा हुई है। कि इनके सलाहकारों के मैसेज बावजूद ये यात्रा सफल हो गई। आप कह रहे थे 2 मैसेज कह रहे थे आप नहीं जाने चाहिए। 2 मैसेज नहीं जाने चाहिए थे। 2 मैसेज से मेरा मतलब 1-2 नहीं था। ये था कि आप ना इसको, जिस तरह से आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आप सिर्फ एक चीज में लगे रहते कि मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से जुड़ रहा हूं और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपने देश का, और मैं ये काम पैदल कर रहा हूं, रोज चल रहा हूं। और अगर राजनीति लानी थी तो फिर उस पर अड़े रहते कि मैं इस सरकार को बदलना चाहता हूं, इस देश में परिवर्तन लाना चाहता हूं। ये कहना कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका किसी चुनाव से लेना देना नहीं है, लेकिन आप बातें राजनीतिक कर रहे हैं, इस तरह के 2 तरह के मैसेज नहीं जाने चाहिए थे। इसको राहुल गांधी की यात्रा रहने देना चाहिए था। और इसमें ये तरह तरह के लोग घुस के ना थोड़ी देर हाँ, वो 10 कदम वाले 10 जिन्होंने किलोमीटर, कल रात में जूता खरीदा है मेट्रो से जाकर हाँ के या हाँ कहीं से, 5 किलोमीटर, स्केचर्स और एसिक्स, और एनीथिंग, यूट्यूब ये कुछ आपने उनको इकट्ठा कर लिया। और उनकी जो, अगर इस यात्रा को मतलब उस तरह बंदर दोनों पहुंचे हुए। प्रोजेक्ट ही नहीं करना था, आपके दुश्मन चैनल, आपके बहुत सारे दुश्मन चैनल भी हैं, है ना, आपके दुश्मन चैनल भी इस यात्रा को दिखाते अगर आप थोड़ा सा एक्सेस उनको देते। आप एक कार्यक्रम कर रहे हो ना, हर कार्यक्रम में हर आदमी को कवरेज करने का इंतजाम होना चाहिए। और आप रिपोर्टर्स भी आपके साथ चल रहे हैं, 100 दिनों तक आपके साथ चले हैं, लेकिन आप उनको इंटरव्यू नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो किसी चैनल का है। हम सिर्फ यूट्यूब वालों को देंगे या कोई इंडिपेंडेंट लोगों को। फिर आप दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए? बिल्कुल। आपसे वही सवाल पूछते हैं वो। आप बोलते हो क्या आपको डर लगता है? मुझे तो डर नहीं लगता, मुझे तो ठंड भी नहीं लगती। अरे इशू नहीं है ठंड, भाई साहब, इस देश में लोग ठंड से मरते हैं। एक कंबल के लिए दिल्ली में आदमी फुटपाथ पे और फ्लाईओवर के नीचे दुबक के मर जाता है। आप उनको कह रहे हो ठंड से डरोगे नहीं तो ठंड नहीं लगेगी। डर नहीं रहा है साहब, ठंड लग रही है। अभी तक आप स्टेट ऑफ माइंड है, गरीबी, इससे निकल नहीं पाए थे। फोकट का आपने जो है वो एक सुर्रा छोड़ दिया कि देखो ये टी शर्ट पहनते हैं, इनको ठंड नहीं लगती। आप उसी समय कह देते कि मुझे ठंड नहीं लगती, दुनिया को लगती है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। फिर आप शुरू हो गए, नहीं आपको सीधे ठंड वैज्ञानिक ठंड बात होती करनी नहीं है, चाहिए थी। ठंड से डरने से ठंड लगती है। फिर 4 आदमी उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फिर 15 लोग तरह तरह का मजाक बना रहे हैं। क्या बकवास है ये? राहुल गांधी बहुत परिपक्व जवाब दे सकते थे कि भाई मैं टी शर्ट पहन के चल रहा हूँ, चलने से ऊर्जा पैदा होती है, गर्मी लगती है, जो चलेगा उसको गर्मी रहेगी। या अंदर वार्मर पहना हुआ है, रुका हुआ तो पानी भी मर जाता है भैया। इसीलिए तो उनको बाबा की जरूरत है। है ना? हाथ उसने पे कहा तेल कि लगाना भाई- सिखाइए उनको। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे यात्रा जब समाप्त हो जाएगी 30 जनवरी के बाद, बाबा उसकी कल्पना करें, उस दिन की यात्रा समाप्त है, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यात्रा करता है तो वो स्मृतियों में रह जाना चाहता है देश के लोगों की। और क्या ये यात्रा अभी जिस रूप में जहाँ ख़त्म हुई है, इस यात्रा की तस्वीरें देश के लोगों की छवि, जब हम राहुल गांधी को सोचेंगे तो पैदल चलता हुआ राहुल गांधी दिखेगा क्या? और क्या उसी में एक हल्की सी बात ये कि उस स्मृति को बनाए रखने के लिए दाढ़ी भी स्थायी क्यों रहे? बोल रहे हो? और स्मृति क्यों बोल रहे हो? बार याद बार बोलो। मेमोरी भी कह सकते हो यार।
बार बार एक पार्टी को खींच स्मृति रहे को बनाए रखने के लिए, स्मृति को बनाए क्यों बनाए रखे स्मृति को? वो पूरी लड़ाई कर रहे हैं कि स्मृति को हटाओ, आप कह रहे हैं स्मृति को बनाए रखने के लिए। वो दाढ़ी भी रखे रहेंगे मतलब। मुझे इस यहाँ पे मैं यही रखना पे आना चाहिए चाहता था कि अगर उनको मेमोरी ऑफ मार्च एक बहुत अच्छी फिल्म है, उस तरह से अगर कुछ चेतना में लोगों के रोक के रखना है, तो चाणक्य की तरह चाणक्य ने मगधेश को ध्वस्त करने के लिए और अलक्षेत्र की पराजय के लिए जब प्रतिज्ञा ली, दरअसल उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी चाणक्य की वो, क्योंकि चाणक्य के माँ बाप मारे गए, चाणक्य बेचारे अपना पत्थर से खुद अपने दांत तोड़ के कुरूप हो लिए, और चाणक्य की प्रतिज्ञा थी कि मैं शिखा बांधूंगा तब जब मैं शत्रु के श्रोणित से रक्त से अपनी शिखा का प्रक्षालन कर लूंगा। तो इस तरह की प्रतिज्ञा इनको भी लेनी चाहिए कि दाढ़ी अब तभी बनेगी जब अपनी सरकार बनेगी, और अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है दाढ़ी। इतनी बढ़िया गझिन आई है, गझिन आई है एकदम, मतलब समझाएं। भीष्म पितामह की दाढ़ी जो महाभारत गझिन को क्या हाँ, डेंस बोलेंगे? घनी घनी हाँ, क्योंकि दाढ़ी जो है ना वेवी है इनके, हाँ बहुत सरपेंटिसाइटिस बाल हैं सारे के सारे एकदम, लगता है कि वो राड दिखाई गई है गरम वाली, और बढ़िया लग रही है। मतलब ये दाढ़ी जो है ये दार्शनिक दाढ़ी है। रोमन दाढ़ी में इटली से कनेक्शन नहीं करना चाहता पर रोमन मूर्तियां जब देखता हूँ ना उनमें जो दाढ़ी होती है वो जेनेटिक चीज है। डेविड के, माइकल एंजेलो के सारी दाढ़ियां जो ऐसी बहुत हैं, अच्छी दाढ़ी, करवी, उनको रखना। एरिस्टोटल की, अरस्तु की और सुकरात की, इन सब की आप मूर्तियां देखेंगे या इनके चित्र देखेंगे तो इन सब की दाढ़ी आपको ऐसी ही करवी दाढ़ी मिलेगी, और ये अच्छी बियर्ड है। दूसरा क्या है कि एक परसेप्शन आपने गेन किया है, बहुत जल्दी से जीन्स पहन के और कोट पहन के और दाढ़ी छिलवा करके और बाल फिर से कंघी करके एकदम चपकौआ वाले मार के फिर पुराने वाले लगेंगे। उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये लगेगा कि आप विपश्यना कर रहे थे रोड पे, और लोगों का विपश्यना से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फिर ये व्यक्तिगत संतान बन जाता है। गांधी ने कपड़े उतारे तो फिर जीवन में दोबारा पहने नहीं। तो कुछ चीज़ें आप राजनीति में अडॉप्ट करते हैं, वो चीज़ें फिर आपके साथ आपके पूरी यात्रा में रहती हैं। राजनीति एक बार किसी ढाबे पे रुक के खाया गया खाना नहीं है, या ऐसा नहीं है कि बहुरिया घर में आई और उन्होंने एक दिन रसोई पायसम पका दिया और बस उसके बाद ड्यूटी खत्म हो गई। खाना तो भैया रसोई में रोज बनेगा, और खाना रोज बनना ही पड़ेगा। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। राजनीति में लोगों के बीच रोज घटनाएं नहीं होती हैं, रोज मुद्दे नए होते हैं, रोज नए डेवलपमेंट्स होते हैं, और उसके हिसाब का आपको रोज उसमें रहना पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी के सामने दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो उन्होंने यहाँ से अर्जित किया है उसको डूबने या खो जाने, गुम जाने से कैसे बचाया जाए, उसको मेंटेन कैसे रखें, और दूसरा कि यहाँ से कुछ अच्छी लर्निंग्स और कुछ अच्छे इंसाइट के साथ में वो अब आगे किस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में पांडव कौरव वाला छोड़ दें। वो लर्निंग नहीं है, वो किसी ने कुरुक्षेत्र में थे, किसी ने वो उल्टा ही चेप दिया उन पे, उनको नहीं करना। वरों पे भी अननेसेसरी बोल गए। वो महादेव वाला जो है उनका फॉलो अच्छा कर रहे हैं, वो एकदम सही है, शैव परंपरा। वो बल्कि अशोक वाजपेयी गए थे, वो जो कवि और आलोचक हैं, तो उन्होंने वो उनसे मिलने के बाद उन्होंने 3-4 पॉइंट्स मिले थे। तो उन्होंने लिखा कि अशोक वाजपेयी गए थे उत्तर प्रदेश बागपत में जब उनकी रैली थी, 3-4 पॉइंट लिखे उन्होंने कि एक तो उसका जो नारा था वहाँ पे वो सीधा था उस रैली, उस यात्रा के दौरान नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और किसी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के विपक्ष में नारा नहीं लग रहा था। कभी कभी राहुल गांधी जिंदाबाद कार्यकर्ता लगा रहे थे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी मुर्दाबाद। और गाना जो बज रहा था पीछे वो था साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी बात उन्होंने लिखी है अशोक वाजपेयी ने कि राहुल गांधी बहुत तेज़ चलते हैं और एक टी शर्ट पहने रहे इस यात्रा के दौरान, जबकि बाकी लोग गर्म कपड़े पहने हुए थे। तीसरी चीज़ वो लिख रहे हैं, चूँकि अशोक वाजपेयी अपनी उम्र की वजह से ज़्यादा लंबा चलने की स्थिति में नहीं थे, तो राहुल लगातार उनका हाथ पकड़े रहे। और उन्होंने ये लिखा है कि राहुल में एक सहज भद्रता उन्होंने देखी और जानने की जिज्ञासा देखी। और उनके ये पूछने पर कि इतनी लंबी यात्रा से उन्हें भारत के बारे में क्या समझ आया, तो वो बोले कि ऐसे में हर खोज अपनी ही खोज होती है, और मेरी समझ ये बनी है कि मैंने अपना
नया आत्म खोजा है। चौथी बात यह कि राहुल ने कहा कि इस हिंदुत्व में सिर्फ जैसा तैसा वैष्णव तत्व है, पर शैव या शाक्त तत्व नहीं है। जो आप शिव वाली जो बात कर रहे थे, तो ये अशोक वाजपेयी ने चीज़ें हाईलाइट की। काफ़ी दार्शनिक नुमा सी बातें हैं। एक लगता नहीं कि एक नहीं, उन्होंने राजनेता की दार्शनिक बात बातें ही बहुत अधिकतर उसमें कही हैं हाँ। कि पर इसमें बाबा ये जो 4 ऊपर वाले पॉइंट है, इससे वो शाक्त शैव वैष्णव इसके चक्कर में इनको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत डीप स्टडी के बाद आने का आपके। और दूसरी बात है कि इनके पास वो शब्द भी हिंदी के नहीं है, हाँ, जिससे लोग वोकैबुलरी बहुत resonate इंपॉर्टेंट है ना करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी लेकिन चारों बातें बहुत जबरदस्त है। ये बात सच है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक अच्छा नारा है इस टाइम में। और वही रख दो। टी शर्ट पहने रहना और ये कहना कि मैंने ये दिस इज डिस्कवरी, नॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दिस इज डिस्कवरी ऑफ राहुल गांधी। ठीक है। और यही वो कहना चाहते जब उन्होंने कहा कि मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है, खत्म गया वो। वही है ना कि स्टोरी टेलिंग। लेकिन गड़बड़ हो गया कहने में ना। रावण बोल ले। तो वही नहीं, और ओवैसी को क्या चिरान लगी, सोचिए, है ना, कि खत्म हो गया पे। मतलब दो ही लोग बोले, एक है अयोध्या के वो जो हमने बताया था लीवर सिरोसिस वाले बाबा, है ना, और दूसरा ओवैसी। मतलब क्या स्तर हो गया है। लेकिन एक चीज है लेकिन बाबा, राइट विंग लीडर्स में ओवैसी है, बीजेपी के तो हैं बहुत सारे, पर ओवैसी ही है जो कि अच्छा वक्ता है। हाँ, नहीं मतलब तार्किक बाकी सदन राइट पूरे विंग में सदन बहुत अच्छे वक्ताओं की कमी रहती है। पूरे सदन में, पूरे राइट विंग में, हाँ, लोकसभा में पूरी राइट विंग आप हर तरफ देख लीजिए, उसमें एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तार्किक परिणति वाला है। यस, उसकी बैरिस्ट्री इस मामले में दिखाई देती है। मैं हमेशा से ओवैसी के भाषण के कंटेंट का प्रशंसक रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड बातें करता है। भयंकर, क्योंकि उनको पता है कि उसी से चल सकते हैं। जिस दिन वो अपनी बात कहेंगे पहले जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार आपके लिए ढाल का काम करता है। गैंडे की ढाल से बनाया हुआ कवच, वो बाबा साहब को सामने रख के आप उसका इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब को इस देश में बहुत लोग यूज करते हैं। लेकिन नॉन सीरियस वाली जो छवि थी, वो लगता है कि मतलब इस यात्रा में इतने समय चलने के बाद उसको खत्म कर दिया है। नहीं कम है, से कम सीरियस तो कुछ है। होता नहीं है। जैसे मैं आपको खत्म कुछ नहीं एक चीज़ होता है है। कि ये कहा गया, भाजपा के लोगों ने ट्विटर पे ये कहा कि अभी आने दीजिए नया साल, ये छुट्टियां मनाने जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके। हर साल जाते हैं पर वो नहीं दीवार गए। ईंटें से चुनी जाती है, उसके ऊपर रेत सीमेंट का पलस्तर होता है। सबको याद रहता है कि अंदर ईंट है, लेकिन प्रकट रूप से सब पलस्तर और उसके ऊपर लगे हुए रंग को देख रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग पलस्तर और रंग को ही देखें, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि पलस्तर झड़े नहीं और तेल हाथ पे लगाएं। हाँ, और तेल हाथ में लगाएं। पलस्तर झड़ेगा तो अंदर से ईंटें झांकने लगेंगे। लोग कहेंगे अच्छा पलस्तर कमजोर था, ईंट बाहर आ गई। और दूसरी बात है कि जब ईंट लग रही थी ना, तब हरे वाला जो पर्दा आता है ना, वो लगाना था और दीवार अनवील पलस्तर के बाद करना था। हाँ। लोगों ने एक एक ईंट देखी हुई है। एक ईंट देखी हुई है। ये है बिल्कुल। अच्छा, एक जो ये है कि अब वो जो अपना राजनीतिक बयान वो देते हैं, उसमें एक धड़ा ये मानता है कि उनको ना बहुत आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। जैसे वो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बयान देते रहते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि वैचारिक अपनी आलोचना को वैचारिक स्पेस से हटा करके राजनीतिक और पॉलिसी लेवल पे ला करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अराउंड क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्योंकि मैं राष्ट्रीय इस बात को स्वयंसेवक बहुत इसलिए नहीं मानता हूँ, ये बात बार बार कही जाती है। मुझे लगता है कि राजनीतिक संकुल में आपको सब तरह की बातें कहनी पड़ती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी की यात्रा और भाषणों के बारे में। राहुल गांधी की यात्रा और भाषणों के बारे में आप वही जानते हैं जितना जनवाया जाता है। बाकी राहुल गांधी बहुत सारी और चीज़ें भी बोलते हैं, पॉलिसी पे भी बोलते हैं, इकोनॉमी पे भी बोलने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लॉबी है उसके ऊपर बोलते रहे, कॉरपोरेट के ऊपर बोलते हैं, किसानों के ऊपर बोलते हैं, फर्टिलाइज़र पे बोलते हैं। लेकिन 2-4 पॉइंट्स, क्योंकि मीडिया में उनके ऊपर बातचीत हो रही होती है, तो हमारा असेसमेंट उन्हीं 2-4 मीडिया में तो बात ही नहीं हुई ना, सोशल मीडिया में बात हुई। सोशल मीडिया में बात हुई। और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि वो जो ताऊ ने एक बात कही ना, मैं उसको स्ट्रेटजी के तौर पे देखता हूँ। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल का नारा का गाना बजवा रहे हैं।
आपका नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये आपका नारा है, और आप कह रहे हैं कि आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। इन 3 चीज़ों के बाद में आपको बहुत सारे कंट्राडिक्शंस खत्म कर देने चाहिए, और केवल कंट्राडिक्शंस खत्म नहीं करने चाहिए, आपको एक वाव फैक्टर पैदा करने चाहिए। मैं राहुल गांधी के साथ अगर चल रहा होता, या मैं राहुल गांधी की जगह चल रहा होता मेरा वजन 15-20 किलो घट जाता बस। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट है ये। हाँ, तो और मैं चाहता हूँ कि फिट इंडिया मूवमेंट हो, काश हम भी चल पाएं। इतना लिवरेज हमारे पास या ताऊ के पास हो, तुम तो ना चलो तभी ठीक है। नहीं, इतना पैसा हमको हो जाए तो हम चले। वही तो कह रहे ताऊ कि इतना लिवरेज हम लोग के पास होता कि हम लोग चल पाते, तो हम लोग काहे कि एक रिपोर्टर गई और वो दिखा रही थी बाथरूम इनका, बेडरूम कैसे सोते हैं। बहुत बढ़िया बाथरूम था, वेस्टर्न टॉयलेट, सब चीज के साथ, पूरा टॉवेल वॉवेल सब सेट एकदम, हैं, सब सफेद था, शावर और सब कुछ था, और उजर रहल सब। हाँ। और फिर वो महिला बोलती है कि लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो बहुत आलीशान जगह रह रहे होंगे, ये देखिए वो आम आदमी की तरह रह रहे हैं। और उसके बाद दिखा भी थी बिना संकोच। तो अब इसमें क्या है कि राजनीति में ये सब तरह की बातें करेंगे, राजनीति में ये सब तरह की बातें कहेंगे, लेकिन अरे डिब्बा गजक का ये कहते ले आओ यार, हैं यहाँ रख दो बीच में। जो लोग देखेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी गजक खाने की, है ना। जी। तो राहुल गांधी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। संकट ये है कि वो दार्शनिक बन जा रहे हैं अपने अधिकतर कथानकों में, इसलिए उनको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या कहें क्या नहीं। इसमें एक मिनट इसमें उसमें बस बाबा बस एक चीज करने की जरूरत है कि आप जो कह रहे हैं उसकी क्लैरिटी आपको गेन करनी पड़ेगी। ये जो धड़ा है जो कह रहा है कि आप आरएसएस पर मत बोलो, ये उनका अरे हम होते राहुल गांधी जगह हम शाखा पहुंच गए होते हैं। अच्छा, अगर मैं लिटरली अगर नफरत खत्म करना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान हूँ, तो मैं शाखा में जाता, स्वयं सेवकों की बागपत में या कहीं पे जहाँ पे भी शाखा लगी हुई होती, भोरे भोरे पहुंच जाता और जाके उनसे सबसे गले मिलता। नॉट अ बैड आइडिया अगर उनके टीम के लोग सुन रहे हैं। अरे सलाहकार बोल रहा हूँ ना, सलाहकार। और उनसे मैं सीधे एक बात कहता कि अच्छा भाई साहब छोड़िए सब कांग्रेस बीजेपी सब छोड़िए, आज हम लोग गंगा पे बात करेंगे। गंगा पे बात करके मैं चला आता, गंगा पे बात करता, गाय पे बात करता और वापस चला आता। उनसे पूछता जरूर कि जलपान का क्या कार्यक्रम है। नाइस ऑप्टिक्स। आम और दूध, है ना। मैं वरुण गांधी से कहता कि आप आइए कांग्रेस में, आप इस यात्रा में आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हो सकता है आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, हो सकता है आप गांधी और नेहरू के भारत को फिर से जानने समझने लग जाएं। हो सकता है कि 15-20 सालों में जो गर्द, जो धूल आपकी चेतना पे और आपके डीएनए पे और आपके उद्भव के इतिहास पे पड़ गई थी, उस डस्ट को मैं हटा सकूं। अगर हम दोनों के गले मिलने से वो धूल हटती है तो मैं आपको सहर्ष अपने बाहों में भरत की तरह लेने को तैयार हूँ। ये उनको कहना चाहिए। बाबा फॉर पीएम। मेरा वो बाबा फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट पहले। खड़गे में अड़े है, इसको बाहर करो। खड़गे में अड़ा है यार। आपके में बड़ा वाला अड़ा है तो वो गे। ठीक है। तो बिजार स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर लेकिन जोक्स अपार्ट, राहुल गांधी की उपसंहार स्वरूप में यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा पिछले 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक की यात्रा में कांग्रेस का पहला अच्छा राजनीतिक काम है। यस, ये प्योरली पॉलिटिकल यात्रा थी। राजनीति में कई बार राजनीतिक चीज़ों को अराजनीतिक कहना पड़ता है और कहना भी चाहिए। आपने लोगों को ये कहा कि मैं भारत देखने निकला हूँ, ये पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल बातें आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग, आप पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे तो स्वेटर बुनने का तरीका तो समझाएंगे नहीं। लोग चल बैठेंगे, यार वह कर लियो, फिर तुम ओसवाल साल जाके ओसवाल वालों के साथ काम करो, तुम्हें जीजो कारोबारी हम सुना। देखने तो टूरिस्ट जाता है ना। हाँ, आप जो है आप वही करिएगा। हाँ, तो आप तो राजनीतिक आदमी, आप राजनीति कीजिए। तो राजनीतिक बातें सब कुछ सही था। सलाहकार बस थोड़े से इनको सही रखने चाहिए थे, तो ये और मतलब एररलेस यात्रा बन जाती। क्योंकि कई लोग क्या है ना, इस देश में 2 तरह की दुकानें चलती हैं। एक दुकान यहाँ इस देश में चलती है अतिवाद की, वैचारिक अतिवाद की दुकान। इस दुकान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुरानी दुकान है। और एक दुकान होती है जो इस वैचारिक अतिवाद के पीछे पीछे चलने वाली दुकान होती है, उसके साथ में कि
ठाकुर के द्वारे नाच है तो बीड़ी तो लोग खरीदेंगे ही, नाच देखने आएंगे तो। कुछ लोग बीड़ी की दुकान खोल लेते हैं, चाय की दुकान खोल लेते हैं, भजिया तल देते हैं, है ना, कुछ 2-4 खिलौना लगा देते हैं, उसी में ताश जुआ खिलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म है कि आप चले हैं किसी दिशा में और आपकी बैलगाड़ी के साथ साथ 2 ठे कुकुर भी साथ हो लिए कि ये कहीं ना कहीं तो ठिहा रुकेगा, जहाँ रुकेगा वहाँ पिसान सानेगा, रोटी बनाएगा, 4 खाएगा खुद, 1 टुकड़ा तो हमको भी देगा। यहाँ जंगल में रेत में खड़े रहने से अच्छा है इस आदमी के साथ साथ चल दो। इस तरह से प्रोग्रेसिव अपने आप को बताने वाले और संविधान बचावक लोगों की बहुत सारी खेप और कैंप्स इस देश में हैं, और वो इस तरह के अवसरों का इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही कोई लोगों के बीच में जाता चलता नजर आए, बस साथ में तुरंत खड़े होकर फोटो खिंचाए हैं, सर वन विद मी, यो या यो या ये जो है ना, उसको साइड कर दिया है, लेकिन उसको कह दिया गया कि अरे वो रक्त बीज है। वो मतलब आप ये सोचिए ना, थर्मामीटर हाथ से गिरा, उसमें पारा था, पारा छिटक के कई चीज़ों में चला गया, सब विषाक्त होती चली गई। ये सब रक्त बीज हैं। किशन पटनायक से मुझे एक ही शिकायत है, छोड़िए उस पर फिर कभी। ठीक है, तो बिजार खबर की ओर चलते हैं, और ये खबर दिल्ली से है। ठगी का रॉयल नमूना है ये, और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मोहम्मद शरीफ। पिछले साल 1 अगस्त को वो नई दिल्ली के होटल, उन्होंने कहा था मैं परिवार का हूँ, है ना, परिवार का नहीं, मैं शेखों के यहाँ नौकरी करता हूँ, हाँ, एम्प्लॉय बता करके वो होटल लीला पैलेस पहुंचे, और फिर उन्होंने शराफत दिखाई। वो अबू धाबी के शाही परिवार का एम्प्लॉय, कर्मचारी उन्होंने खुद को बताया। विलास से निकल के लीला पैलेस, हाँ, और कमरा नंबर 427 में वो रहे लगभग 4 महीने तक, 20 नवंबर तक। तो अगस्त और सितंबर का उन्होंने पेमेंट भी किया, भाई देवे 11 लाख रुपए का। फिर उनका 24 लाख का पेमेंट बाकी था। इसके वास्ते उन्होंने एक 20 लाख का पोस्ट डेटेड चेक जारी किया। जब ये होटल वाले बैंक में चेक कैश कराने पहुंचे, तब मालूम चला कि चेक बाउंस हो गया है। जब तक उन्हें ढूंढते शरीफ साहब फरार हो गए थे। शरीफ साहब लगभग 12 लाख रुपए की सिल्वर इत्यादि चीजें भी वहां से ले गए। हाँ, तो उनका 11 तो वसूल हो गया। नहीं, उनसे लोगों ने पूछा हु इज द शेरिफ, उनका आई एम नॉट। मुझे शरीफ इसमें इतने शरीफ नहीं लग रहे, मतलब वो तो हैं ही जो हैं। होटल वाले भी भोंदू हैं। आप ये सोचिए कि कैंसर, मतलब एक चेक ले लिया और उसको जाने दिया, और 24 लाख की पेमेंट। जाने नहीं दिया, उसने ये कहा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, उसने तो चेक दे दिया और फिर साहब निकल लिए वहां से। वो तो सोच रहे थे को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टे। अच्छा, पर उनको लगा फतेहपुर सीकरी गए होंगे, आ जाएंगे। ये सब जो 5 स्टार है ना, आप इंडियन हो, आप जाओ, वो बोलेंगे कि पैन कार्ड है, दे दीजिए, आधार कार्ड भी दे दीजिए, बिजनेस कार्ड होगा आपका, वो भी दे दीजिए। उसके बाद आपने पे कर दिया है, आपको 5 दिन रुकना है, आपने 5 दिन का मेक माई ट्रिप पे ही पे कर दिया था। उसके बाद भी कहेंगे आपका क्रेडिट कार्ड दीजिएगा। हाँ, क्यों? वो नहीं, और होल्ड पे रखेंगे कुछ रुपए, ताकि इनकेस आपने गिलास तोड़ दिया, हाँ, तो हम क्या इनकेस करेंगे? आपने फ्रिज ऊपर से नीचे तू फेंक कल दिया, चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये है, ये भाव है। ठीक है। आप सोचो, वो दूसरों को ऐसे ही दे देते हैं कमरे, आइए रहिए। दूसरा, ये शरीफ जो है, मुझे पहले लगा कि सुकेश चंद्रशेखर है, फिर पता चला वो जेल में है। तब से मैं इस गुत्थी में हूं कि साला और कौन है, दूसरा भी है क्या, क्योंकि वी डोंट नो वो क्यों आया था, क्या कर रहा था, क्या करके गया। लीला में तरह तरह की लीलाएं होती हैं। लीला में आदमी वही रहता है जिसको कुछ सरकार से काम हो, आसपास है ना। लीलाधारी व्यक्ति। हाँ, तो ऐसे हालात में शरीफ साहब गायब हैं, किसी को आइडिया नहीं है कौन थे। दूसरी बात बताओ, आप ना सुसु करने नहीं जा सकते बिना सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए। कर क्या रहे लोग? वो 4 महीने वहां रहा, आप उसकी आइडेंटिटी तक स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो। उसने क्या किया था, होटल के पूरे स्टाफ को जो है ना, इस देश में रोजगार से आदमी खुश नहीं रहता, नौकरी दे देंगे, दिलवा देंगे। उनको रहता है कि इसके बाद अगला वाला शिफ्ट करूंगा यहाँ से। तो उनको ये कहता रहता था कि जितने होटल के स्टाफ थे, अरे शेख का तो घर मतलब
होटल ही है ना, वहाँ पे लगवा दूंगा। यू आर सो गुड, यू शुड तुम वर्क। बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो, तुमको इस शेख के यहाँ लगवा दूंगा, ठीक है? वो एकदम गदगद है कि अरे एकदम जूता बढ़िया पॉलिश किया, रोज करते हो, बहुत अच्छा पॉलिश करते हो, शेख का करवा दूंगा। इस चक्कर में उसने पूरे स्टाफ को मोहित कर रखा था कि नेक्स्ट जॉब दुबई में। वैसे जो ये नाम है शरीफ, एक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुए, अभी उनके भाई हैं, उनके नाम पे बड़े चुटकुले बने क्योंकि नाम ही ऐसा है। तो इंडिया पाकिस्तान की बनती नहीं। तो एक वीर रस का कवि ने एक समय लिख मारा था, नहीं नवाजिश के काबिल वो जो नवाज हैं नाम के, और जो न शराफत से वाकिफ़ हैं उन्हें सुमन किस काम के। वाह, तो है ना, ये बड़ा मतलब उनके नाम में ऐसा है कि कितने वो खलीहर कवि है, लेकिन हम लोग क्या सोचिए। कितना मेहनत लगा होगा इस मीनिंगलेस चीज को कहने के लिए। कितना प्रयास किया है, सोचिए तो पूरा। अच्छा, ये जो जालसाज हैं, मतलब इनका फर्स्ट इम्प्रेशन में कुछ दो चार चीज़ें, जैसे एक वो नहीं चलता है कि लंबा टीका मधुर वाणी दगाबाज की यही निशानी, इस तरह की कुछ कुछ ओल्ड विजडम वो कहावतें हैं। कास्टिस्ट है थोड़ा। अच्छा, लंबा टीका मधुर वाणी दगाबाज की यही निशानी। हाँ, अच्छा, वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए कहा गया है। अब शरीफ साहब ऐसे टीका नहीं लगाते ये थे। बनारसी जो है फैजाबादियों के लिए कहते हैं। ठाल तिलक मधुरी बादी को खुद रिपोर्ट लगाते हैं। लेकिन फ्रॉड यार ये हटाइलेशन बहुत एडिक्टिव है। नहीं, फ्रॉड लोग जो हैं कि ये बात तो है ताऊ, उनकी कहानियां सुने तो बाद में ये लगता है कि इसने बहुत सारे लोगों को सम्मोहित कर दिया और बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि उसने सम्मोहित कर रखा है। जैसे सुकेश चंद्रशेखर के बारे में ऐसे किंवदंती है, उनके जो वकील साहब हैं और वो लोग से हमारे कुछ दोस्त ऑफ रिकॉर्ड मिले, तो उन्होंने कहा कि यार वो इस तरह का आदमी है कि आप उसके साथ 2 घंटा 1 घंटा बैठ जाओ, आप वो जो बोलेगा आप करोगे। नरेंद्र मोदी जो बोलता है लोग करते हैं। प्रभावशाली क्या होता है? जिनसे आप प्रभावित हो जाएं। स्किल है ना। गांधी जी बोलते थे, करते थे लोग। स्किल है ये, आप समझ नहीं रहे हैं। पर वो गलत काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। पर आपके बागेश्वर वाले क्या करते हैं, या इतने जो क्रिश्चियन पास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हालेलुया। या मौलवी मुल्ला क्या करते हैं? यही करते हैं। आपको जो कहते हैं वो आप सोचते ही नहीं हो, फिर अपना दिमाग लगाते नहीं। वो कह देते हैं बागेश्वर वाले कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे, पर ये करना नहीं होते हो तो आप कहते मैंने ठीक से किया ही नहीं। है ना, ठीक हो गए तो बाबा जी। तो ये तो जीवन का नियम है। जैसे किसी को कहा कि मधुमेह हो गया है गुरुजी, कोई बाबा जी ने कहा उनके यहाँ दरबार में, कहे महाराज मधुमेह हो गया है, आम खाओ। कहने मधुमेह है, अच्छा पपीता खाओ। आदमी गया, रोज 2 किलो पपीता सवेरे, 1 किलो दोपहर में, 2 किलो शाम। 3-4 महीने बाद अंधा हो गया, फिर मर गया। उसके बालक बच्चे पहुँचे बाबा के पास कि आपने पपीता कह दिया, पापा हमारे 5 साल 6 साल और चलते, 2 महीना में कल्टी हो गए। तो क्या आप बता दिए उनको? कैसा पपीता खाते थे? पका पपीता खाते थे, कच्चा बोला था। कच्चा बोला था। सुनने में इसलिए कहते हैं हर की कथा और संत की वाणी ध्यान से सुननी चाहिए, सावधानी ही उपाय है। ठठरी लगा नहीं। वो लेकिन एक चीज है, फ्रॉड लोग में कच्चा पपीता खाता था, पक्का खा के मर गए। अरे कहा तुमने पपीता था। तो यही संकट है बाबा लोगों का। देश में देखो फ्रॉड क्या होता है, आप ना कानून के अंदर रहकर करते हो जैसे बाबा लोग करते हैं, या कानून से बाहर जाते हो, बस इतना ही। सुकेश चंद्रशेखर टाइप के लोग कानून से बाहर चले गए, आपके नेता लोग कानून के अंदर रह के करते हैं, और आप प्रभावित होते हो और आप उनकी बातों को मानते हो और करते हो। गांधी जी एक बार आवाज लगाते थे, पूरा देश हड़ताल कर देता था। अंग्रेजी कपड़े जला दिए लोगों ने, है ना। लेकिन जाल जैसे लोग वैसे कहते हैं ना, दुनिया का सबसे पुराना पेशा शायद वेश्यावृत्ति, इस तरह की कहावतें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी पहले जालसाजी का इजाद हुआ होगा। मतलब वो एक पेशा ही है। आप किसी को, मतलब आप जालसाजी रहित समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब इंसान बनना जालसाजी से। हाँ, तो कुछ बंदरों के साथ जालसाजी हो गई, वो इंसान बन गए।
डोमेस्टिकेशन बोलते हैं इसको। अच्छे भले बंदर थे, है ना, कुछ के साथ जालसाजी हुई, 2 पैर पे चलने लग गए, है ना, और उसमें से कुछ की पूंछ जो है कटवा दी गई। मतलब गजब है खेल हुआ भाई साहब। जालसाजी अभी हो रहा है। एक है घर में 3 लड़का है, एक दूबर पातर फिट है, मुलाकरिया है ना, एक पढ़ाई में बहुत तेज है लेकिन बहुत ऐंठू है, बदतमीज है, और बड़े वाले क्या ही पूछना, दय मोटे दय गदरा, है ना, 2.5 मन खाती हैं, 2 मन जाती हैं, कमावत कुछ नहीं। तो ये जालसाजी है, तो डीएनए के स्तर पर जालसाजी हो रही भाई साहब। करप्शन इज एवरीवेयर। मंगलवार को लड्डू चढ़ाइए तो काम बनेगा, और बुधवार को आदमी से कहिए कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कहें क्या एकदम है, 6 दिन बाद है मंगल, बुधक चल दें, बुद्धि नहीं तुम्हारे एकदम। कल भी प्यार है, कल चल लक्ष्मी नारायण मंदिर चलेंगे। इस दुनिया में 90% लोगों से आप बिल्कुल कुछ भी करवा सकते हो। उस 90% में आप भी हो, मैं भी हूं। आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, बस उनके सही इमोशंस को ट्रिगर कर देना, जो कि जैकलीन और नोरा फतेही दोनों का हो गया था। ताऊ केवल इतना कह दीजिए, आप एक आदमी से आज निकल के किसी से ऐसे रेंडमली आप कहिए घर में काला उलद है ना आपके, हाँ हाँ होगा होगा, 15 दिन एकदम खाना नहीं है आपको, बस 15 दिन घर में बना होगा नहीं खाएगा वो। बहुत वैज्ञानिक होगा ना, इसरो से खुसरो तक कहीं भी काम कर रहे हो, उलट देख के घुसरो हो जाएंगे। गैस बनती है, उलट थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा था, गोभी वाली सब्जी रात वाली गर्म कर दो। ये वैसे मैं सोच ये करूंगा मैं, जैसे किसी मंदिर के बाहर बैठ गए और जो यात्री वो श्रद्धालु निकल रहे हैं दर्शन करके, उसमें से किसी एक को तुम मत खाना 15 दिन, और ये ट्राई करके मैं देखूंगा हाँ, रैंडम एक बार लोगों ये- पे कि मंदिर के बाहर बैठा है तो कोई तो कुछ देख के बोल इसके ऊपर कोई आया होगा। ठीक है, तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आज का जो आखिरी विषय है भोजन और उसकी समाज की हायरार्की, उस पर बात करनी, उसके बाद फिर